नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत पंजाब से करेंगे, जहां पर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और भूपिंदर सिंह हनी को अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी देर रात उनसे करीब 8 घंटे हुई पूछताछ के बाद जालंधर से हुई है। और वहीं चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी भी की थी और हनी के 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। और वहीं आपको बता दें कि तीनों के घर से बरामद कैश के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है। और छापेमारी में करीब हनी के घर से 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। और वहीं हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। और वहीं आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हनी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उन पर बालू के अवैध खनन में भी शामिल होने का भी आरोप है। और वहीं ईडी ने खुलासा किया था कि भूपिंदर सिंह हनी कुदरतीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे और इस कंपनी को साल 2018 में बनाया गया था। और यह काम कुदरतदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद किया गया था। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी ने 6 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और वहीं पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने पर बीजेपी ने बागियों पर यह कार्रवाई की है। और नामांकन वापसी के बाद भी पार्टी ने इन बागियों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात ना बनने पर सख्त रुख अपना लिया। और वहीं 6 अन्य बागियों पर भी पार्टी जल्द कार्रवाई कर सकती है। और वहीं जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक और रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल, कर्णप्रयाग से लड़ रहे टीका प्रसाद मैखुरी और धनोल्टी से लड़ रहे महावीर सिंह रांगड़ और वहीं डोईवाला से लड़ रहे जितेंद्र नेगी और कोतवाल से धीरेन्द्र चौहान और भीमताल से लड़ रहे मनोज शाह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमले का आरोपी सचिन पंडित ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाने का रहने वाला है। और वहीं दोरई गांव के रहने वाले सचिन के पिता विनोद पंडित प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदार हैं और सचिन लॉ का स्टूडेंट रहा है। और वहीं आरोपी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की हुई थी, जिसकी स्लिप सचिन ने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। और वहीं सचिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। और वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला बताया गया और शुभम 10वीं पास है और खेती का काम करता है। और पुलिस की अब तक की जांच में शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आया। और पूछताछ में शुभम और सचिन ने बताया कि ये दोनों ओवैसी और उनके छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के बयानों से बेहद नाराज थे। और वहीं आपको बता दें कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। और दोनों के पास से कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्तल बरामद हुई है, जो इन्होंने हाल ही में किसी से खरीदी थी। और 1-2 लोगों के नाम सामने आए जिनसे इन्होंने ये हथियार खरीदे थे और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं यूपी समेत उत्तराखंड और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी है। और वहीं राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेताओं समेत अब पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। और पीएम मोदी आज एक बार फिर पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 31 जनवरी को यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को वर्चुअल रैली से संबोधित किया था। और इस बार जो जिले इसमें शामिल है वो हैं मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा है। और वहीं इस दौरान मोदी 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की जनता से भी जुड़ेंगे, जिसमें फिजिकल रूप से करीब
1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, तो वहीं वर्चुअल एंगेजमेंट के जरिए करीब 20 लाख लोगों को जोड़ सकेंगे। और वहीं जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संबोधन को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल 31 जनवरी को पश्चिमी यूपी के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के 21 विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली हुई थी और इसकी सफलता के बाद अब पार्टी 4, 6, 7 और 10 फरवरी को पीएम की वर्चुअल रैलियां होनी हैं और वहीं 6, 7 और 10 फरवरी को दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली होगी। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल संदेश के जरिए लोगों को रैली से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया जाएगा। और पीएम मोदी इसके अलावा उत्तराखंड के 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 14 विधानसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और बीजेपी उत्तराखंड के 10 लाख लोगों तक संवाद का लक्ष्य लेकर चल रही है। और वहीं खबर अब पुणे से है, जहां पर पुणे में यरवदा इलाके के शास्त्री नगर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया और इस हादसे में कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और वहीं स्लैब डालने के लिए 16 मिलीमीटर के लोहे के सरिये से जाली बनाई गई थी और वहीं अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया और मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला गया। और वहीं पीएम मोदी ने भी हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, और मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां और वहीं पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और उन्होंने कहा कि घटना इमारत के बेसमेंट में हुई है। और ये डीसीपी पुणे पुलिस ने यह भी कहा कि यहां एक मॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तभी एक भारी लोहे का ढांचा ढह गया और सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए गए और वहीं ढहने के कारणों की जांच अभी जारी है। और पुलिस उपायुक्त रोहित दास पवार ने बताया कि कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि घटना उस वक्त हुई जब मजदूर वहां काम कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को होने वाली बैठक में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पहले से लागू बंदिशों में छूट मिलने की संभावना है और वहीं बैठक में रात कर्फ्यू हटाने और स्कूलों को खोलने का फैसला हो सकता है और वहीं जिम, स्पा समेत दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में भी ढील देने की संभावना पर विचार होगा। और वहीं उधर बैठक से एक दिन पहले जिम और स्पा संचालकों ने मांग की है कि संक्रमण कम होने के बाद अब सभी फिटनेस सेंटर्स खोल दिए जाने चाहिए। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चरणबद्ध तरीके से बंदिशें लगाई गई थी और कोरोना के मामले अब हर दिन कम होते जा रहे हैं और संक्रमण दर इस वक्त 5% से भी नीचे पहुंच गई है। और इसी कड़ी में अब डीडीएमए की बैठक हो रही है और इसमें कोरोना के मौजूदा हालत पर चर्चा होगी और इस दौरान विशेषज्ञों की राय के आधार पर पहले से लागू बंदिशों में ढील दी जा सकती है। और दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से फिटनेस सेंटर जल्द खोलने की गुजारिश भी की गई है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। और वहीं एसोसिएशन का कहना है कि गुरुग्राम और नोएडा के जिम खुले, जबकि दिल्ली में अभी भी बंदिशें लागू हैं और मौजूदा हालत को देखते हुए दिल्ली से भी कुछ लोग दूसरे शहरों की तरफ रुख करने लगे। और वहीं संचालकों का कहना है कि दूसरी गतिविधियां चल रही हैं तो जिम क्यों नहीं, और लोगों को तय कर देना चाहिए कि जिम आना चाहते हैं या फिर नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाली अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है और राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप सब बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके।
और वहीं अपर्णा यादव ने बाराबंकी जिले में सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के नामांकन से पहले 2 सभाओं को संबोधित किया और जनसंपर्क भी किया गया। और वहीं जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया था और उसके बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनी, उसी तरह आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए जिससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। और एक दूसरी जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास किया है और वहीं बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने देश में संस्कारों को दोबारा जीवित किया है। और उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे और सरकार बनवाए। वहीं अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को फ्री वैक्सीन की सुविधा दी है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक साधक का जीवन जीकर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह देश में कोई भी नेता काम नहीं करता है। और वहीं अब बात की जाए देश में कोरोना की स्थिति की, तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केस सामने आए और वहीं 1,072 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं। और वहीं कल की बात की जाए तो कल कोरोना के 1,72,433 केस सामने आए थे और देश में पॉजिटिविटी रेट अब 9.27% है। और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है। और आंकड़ों के मुताबिक कल 2,46,674 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,17,088 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस के टीकों की 168 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 55,58,760 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 168,47,16,068 डोज दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन फिर बढ़ गई है। और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बारिश होगी और गुरुवार को भी राजधानी में बारिश हुई थी और इससे पारा लुढ़क गया था। और वहीं शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और शनिवार से मौसम सुधरेगा और वहीं उत्तराखंड में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा और यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं श्रीनगर में पारा 0 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और यहाँ अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और वहीं बात की जाए लेह की, तो लेह में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और यहाँ न्यूनतम तापमान पहले की तरह -14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और वहीं अब बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश होगी और इधर नैनीताल में बर्फबारी से सैलानियों को मजा सा आ गया है और इस सीजन में यहाँ 7वीं बार बर्फबारी हुई और पारा तेजी से लुढ़क गया। और गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होती रही। और मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और वहीं लखनऊ में भी आज बारिश होगी और बिहार में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई और पटना में बारिश होगी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।